ये कहानी है एक कंपनी की जो आई तो थी मसालों और मुनाफे की तलाश में, लेकिन उसने यहाँ एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लिया। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो दास्तां है जिसने दुनिया का नक्शा आप कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? कि आखिर कैसे कैसे मुट्ठी भर व्यापारी शासक बन गए। पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए जरा, कहानी शुरू होती है 1608 में, जब सिर्फ एक जहाज हिंदुस्तान के तट पर आकर रुकता है और महज 250 साल के अंदर अंदर वही कंपनी एक बहुत बड़े साम्राज्य की मालिक बन बैठती है। ये बदलाव इतना बड़ा, इतना तेज था कि आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। तो कहानी का पहला अध्याय है दस्तक। ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी, दुनिया की सबसे अमीर ताकतों में से एक, और कुछ अंग्रेज व्यापारी इसी सल्तनत के दरवाजे पर बस एक मौके की तलाश में खड़े थे। साल था 1608। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है। इस जहाज पर था कैप्टन विलियम हॉकिंस और उसकी जेब में था इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का एक खत जो लिखा गया था मुगल बादशाह जहांगीर के नाम। अब कल्पना कीजिए उस मुगल दरबार की, उसकी शान और शौकत की। उसके बीच कैप्टन हॉकिंस ने एक दाव चला। उसने बादशाह जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की, जो मुगलों की पुश्तैनी जबान थी। उसे लगा वो बादशाह को इम्प्रेस कर लेगा। मकसद एकदम साफ था, व्यापार की इजाजत। पर उस वक्त हिंदुस्तान के समुंदर पर पुर्तगालियों का राज था और जहांगीर किसी नए खिलाड़ी को मैदान में उतारने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। तो जब डिप्लोमेसी से, सिफारिशों से बात नहीं बनी, तो कंपनी ने अपनी रणनीति ही बदल दी। अब वक्त था अपनी असली ताकत दिखाने का, समंदर की ताकत। सूरत के पास स्वाली के समुंदर में एक तरफ थे भारत के समुद्री रास्तों के पुराने बादशाह पुर्तगाली और दूसरी तरफ थे नए दावेदार अंग्रेज। ये एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जो आने वाले कल की तस्वीर लिखने वाली थी। साल 1612। कैप्टन थॉमस बेस्ट की लीडरशिप में अंग्रेजों के छोटे छोटे लेकिन फुर्तीले जहाज़ों ने पुर्तगालियों के विशाल बेड़े को धूल चटा दी। ये एक हैरान कर देने वाली जीत थी। इस एक लड़ाई ने यह साफ कर दिया था कि समंदर का नया सिकंदर कौन बनने वाला है। स्वाली के इस एक जीत ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। बादशाह जहांगीर अंग्रेजों की नेवी की ताकत देखकर दंग रह गए। नतीजा, पुर्तगालियों का दबदबा खत्म हुआ और 6 फरवरी 1613 को वो शाही फरमान जारी हुआ जिसका कंपनी को इंतजार था। अंग्रेजों को सूरत में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिल गई। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो एक प्रॉपर एम्बेसडर बनकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उनका मिशन साफ था, कंपनी के लिए और ज्यादा व्यापारिक छूट हासिल करना। वो 3 साल तक मुगल दरबार में रहे और उन्होंने बातों से, कूटनीति से वो हासिल कर लिया जो शायद लड़ाई से भी नहीं मिलता। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, किलेबंदी, और देखते हैं कि कैसे व्यापार के लिए बनी ये छोटी छोटी चौकियां आने वाले एक बड़े साम्राज्य की नींव बन गईं। अच्छा, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हम कंपनी की फैक्ट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब आज वाली फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है। ये असल में छोटे छोटे किले थे जहां गोदाम भी थे, दफ्तर भी थे और हाँ, कंपनी के मुलाजिमों की सुरक्षा के लिए सिपाही और तोपें भी थीं। सूरत तो बस एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कंपनी ने बड़ी चालाकी से भारत के तटों पर 3 ऐसे मजबूत ठिकाने बनाए जो उनके आने वाले साम्राज्य के 3 पिलर बने। 1639 में मद्रास, फिर 1668 में बॉम्बे, जो मजे की बात है उन्हें पुर्तगाल से दहेज में मिला था, और आखिर में 1698 में कलकत्ता। बंगाल, उस जमाने की सोने की चिड़िया। इस अमीर सूबे पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने 3 गांव सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाया और नींव रखी आधुनिक कलकत्ता की। और अपनी ताकत की नुमाइश के लिए वहां खड़ा किया एक विशाल किला, फोर्ट विलियम। और देखिए, जब ताकत और लालच हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो टक्कर तो होनी ही थी। और इस बार टक्कर हुई सीधे उसी सल्तनत से जिसने उन्हें यहां पनाह दी थी, मुगल सल्तनत। हुआ ये कि 1686 में ताकत के नशे में चूर कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने सीधे हिंदुस्तान के शहंशाह औरंगजेब आलमगीर को चुनौती दे दी। अंजाम बहुत भयानक था। मुगल सेना ने अंग्रेजों को उनकी हर फैक्ट्री से खदेड़कर बाहर कर दिया। कंपनी को घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी पड़ी और एक सबक मिला कि हिंदुस्तान में बादशाह तो अब भी मुगल ही हैं।
इस हार और जिल्लत के बाद कंपनी शायद बैकफुट पर ही रहती। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल कोई नहीं जानता। कंपनी को किस्मत से एक ऐसा मौका मिला जिसने उनकी तकदीर को हमेशा के लिए पलट दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक डॉक्टर की दवा तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। और फिर किस्मत ने पासा पलटा। मुगल बादशाह फर्रुखसियर एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। जब सारे शाही हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, तब अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया कंपनी का एक अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन। हैमिल्टन ने बादशाह को ठीक कर दिया। बादशाह अपनी जान बचाने वाले से बहुत खुश हुए और इनाम के तौर पर उन्होंने साल 1717 में वो दे दिया जिसका कंपनी शायद सिर्फ सपना ही देख सकती थी। बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया जिसे दस्तक भी कहा गया। ये कंपनी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। इसने उन्हें बंगाल जैसे अमीर सूबे में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। ये वो सोने की चाबी थी जिसने हिंदुस्तान की दौलत के दरवाजे कंपनी के लिए पूरी तरह से खोल दिए। अब इस फरमान का असली मतलब समझिए। अब कंपनी को किसी लोकल नवाब या सूबेदार की इजाजत की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी ताकत, उनकी अथॉरिटी अब सीधे दिल्ली के बादशाह से आ रही थी। ये सिर्फ एक व्यापारिक छूट नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा राजनीतिक हथियार था जिसका इस्तेमाल वो आने वाले सालों में बहुत खतरनाक तरीके से करने वाले थे। एक डॉक्टर की कामयाबी ने एक कंपनी को जो ताकत दी, उसी ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। व्यापार करने आई एक कंपनी कब हिंदुस्तान की हुक्मरान बन गई, ये वो कहानी है जिसकी असली शुरुआत इसी शाही फरमान से हुई थी। सवाल यही है कि अगर उस दिन वो फरमान जारी न हुआ होता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?